हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म 10AB से रिलेटेड देखेंगे। अभी रिसेंटली सर्कुलर इशू हुआ है इनकम टैक्स में एंड फॉर्म 10A एंड 10AB से रिलेटेड जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी है। ये जो डेट है ये एक्सटेंड होती ही जा रही है फ्रॉम 2021, क्योंकि जब हम फॉर्म 10A या 10AB फाइल करते हैं तो हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण वो सबमिट नहीं हो पाता है। ये सभी केसेस में नहीं है बट मैक्सिमम केसेस पे है। तो इसी कारण जो ये डेट है ये एक्सटेंड होती जा रही है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, जो लोग 1023C में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं प्रोविजनली तो वो 10A फाइल कर सकते हैं। जो प्रोविजनली है और रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 10A भी आराम से अभी भी फाइल कर सकते हैं। 30 जून तक का समय है। और अगर आपने अप्लाई कर दिया था बट रिजेक्ट हो गया है कुछ किसी कारणवश की आपने विद इन दी टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन में उसमें अप्लाई नहीं किया है, इस कारण रिजेक्ट हो गया है, या फिर आपने गलत सेक्शन सिलेक्ट करा था, गलत क्लॉज सिलेक्ट किया था फॉर्म में और इसी के कारण अगर रिजेक्ट हो गया है, तो ये सारे कारण से भी आप फिर से फाइल कर सकते हैं फॉर्म। अब जब हम 10AB स्पेसिफिकली फॉर्म 10AB की बात करें तो ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जो सेक्शन है हमारा 12A के जो AC है उसका जो थर्ड क्लॉज है वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है। वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोविजनली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB, प्रोविजनली रजिस्टर्ड है और जो एक्टिविटी है वो कमेंस हो चुकी है तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, या फिर 3 साल का जो प्रोविजनल पीरियड है वो एक्सपायर हो रहा है तो जब भी एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने पहले, विच एवर इज अर्लियर, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर अप्लाइंग फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर यही है, where the trust or institution has been provisionally registered under section 12AB at least 6 months prior to expiry of period of the provisional registration or within 6 months of commencement of its activity, whichever is earlier. So this is the clause which you will select for registration for filing form number 10AB and regular registration under 12A. अब जब हम फॉर्म ओपन करेंगे सबसे पहले तो ये आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो ई फाइल में आप जब जाएंगे लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म में मिलेगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, लास्ट जो टैब है उस पे आपको आना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 10AB मिल जाएगा, फाइल नाउ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद वो आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा। यहाँ असेसमेंट ईयर 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 इतने सारे सिलेक्ट है। तो अगर आप का इनमें से कोई भी असेसमेंट ईयर में कमेंस हो गई है एक्टिविटी तो 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, या फिर जब भी एक्सपायर हो रहा है प्रोविजनल, अभी कमेंस नहीं हुई है एक्टिविटी तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है 3 साल का वो पीरियड देखेंगे। तो कमेंस हो गई है तो कमेंसमेंट वाली एक्टिविटी उस साल का आप सिलेक्ट करें असेसमेंट ईयर, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब भी एक्सपायर हो रहा है वो साल का सिलेक्ट करें। अब मैं यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 22, 23 सिलेक्ट करती हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ वेरियस टैब्स हैं। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, अदर रजिस्ट्रेशन एंड की पर्सनल डिटेल। मतलब आपको जो ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है उसके इनकॉर्पोरेशन की डिटेल बतानी है, कोई अदर रजिस्ट्रेशन है वो बताना है और की पर्सनल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन देनी है इस टैब में। ऑपरेशनल डिटेल की सेकंड टैब में आपको देनी है। डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इनकम एंड रिलीजियस एक्टिविटी है तो आपको थर्ड टैब में देनी है और लास्ट में अटैचमेंट्स करना है। फर्स्ट टैब में मैं क्लिक करती हूँ, उसमें जो माय प्रोफाइल में जितनी डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट होगी। आपको सेक्शन कोड सिलेक्ट करना है। जब हम 12A का रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन, तो जो 02 है मतलब सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज AC ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A, ये आपको सिलेक्ट करना है। और 1023C की बात करें तो 1023C के लिए 9 और 10 क्लॉज है, 11 क्लॉज भी 1023C का है, 12 भी है एंड लास्ट जो 14 क्लॉज है वो है 80G के रेगुलर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट है 12A अगर आप ले रहे हैं उसके लिए रेगुलर रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट क्लॉज ही आपको सिलेक्ट करना है।
फिर नेचर ऑफ एक्टिविटी बताना है, चैरिटेबल है, रिलीजियस कम चैरिटेबल है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है या अदर है। तो अगर आप सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट में आप कवर्ड हैं। तो वेदर दी एप्लीकेंट इज स्टैब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है तो आप यस या नो करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दी एप्लीकेंट मतलब जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलीजियस है, रिलीफ टू पुअर है, एजुकेशन है। इस केस में मेरे एजुकेशन है। मेडिकल रिलीफ है, योगा है, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, या प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ प्लेसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, या लास्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। स्पेसिफिक कोई आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए है ऑब्जेक्टिव तो आप लास्ट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और अंडर एफसीआरए और एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप पीटीजी में भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में तो आपको वो रजिस्ट्रेशन भी बताना है। तो आप यस करके जितने भी डिटेल्स है जहां जहां भी आप रजिस्टर्ड है, एफसीआरए में है तो एफसीआरए, दर्पण में दर्पण, एटीजी हो गया, या फिर आपका प्रोविजन रजिस्ट्रेशन तो वो भी आप बताइए। ऐसे करके आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और रेलेवेंट लॉ सिलेक्ट करना है। आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन अंडर 12A बताएंगे। एटीजी का रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन अंडर एटीजी सिलेक्ट करेंगे। एफसीआरए बता रहे हैं तो एफसीआरए, रजिस्ट्रेशन नंबर विद दर्पण पोर्टल है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप बता रहे हैं तो आप अदर सिलेक्ट करके स्पेसिफाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, अथॉरिटी कौन सी थी जिसने ग्रांट किया, और डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। कभी कभार क्या है, जैसे हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन ग्रांट हुआ वो डेट अलग होती है और इफेक्टिव डेट अलग होती है। अगर ऐसा कोई केस है तो आप दोनों डेट्स मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वही आप इफेक्टिव डेट भी बता सकते हैं। उसके बाद है वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय एप्लीकेंट इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड। अगर आपने इससे पहले भी एप्लीकेशन सबमिट की थी और रिजेक्ट हो गई, रिजेक्शन का कोई भी कारण हो सकता है, या गलत क्लॉज सेलेक्ट कर लिया या टाइम पीरियड के अंदर आपने नहीं किया, तो आपको जो डिटेल है वो भी बतानी पड़ेगी। यहाँ तो आपको यस करना है बट अटैचमेंट में आपको रिजेक्शन ऑर्डर भी सबमिट करना पड़ेगा। whether claiming exemption under clause 21 of section 10। अब हम 12A के लिए कर रहे हैं तो ये exemption अगर आप क्लेम नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप नो करेंगे। डिटेल ऑफ ऑथर, फाउंडर्स, सिलेक्टर, ट्रस्टी, मतलब जो भी सोसाइटी के हमारे ऑथर हैं, ट्रस्टी हैं, या कंपनी की बात करूँ तो डायरेक्टर है या शेयर होल्डर्स हैं जिनने 5% से ज्यादा होल्डिंग करी हुई है। सेक्शन 8 कंपनी भी ले सकती है 12A का रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल करना है और नेम ऑफ द पर्सन बताना है, रिलेशन क्या है उसका, डायरेक्टर है अगर तो डायरेक्टर की डिटेल, डायरेक्टर, ट्रस्टी, ऑथर, सेटलर, फाउंडर, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, शेयर होल्डर होल्डिंग 5% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग। अगर ये है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी बताना पड़ेगा। तो जो भी रिलेशन है आपको वो स्पेसिफाई करना है। पैन या आधार अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है पैन और आधार, और उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना है। मतलब पैन है तो पैन बताएंगे, आधार है तो आधार। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है वो आप बताएंगे। एड्रेस जो भी मेंबर का है वो आप सही सही बताएंगे। नेक्स्ट है, इन केस इफ एनी ऑफ पर्सन एज मेंशन इन रो 9A, इससे पहले जो हमने भी देखा की पर्सन डिटेल में, उसमें कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। दैट मीन्स कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई कंपनी है, फर्म है, मेंबर, तो आपको उसकी डिटेल भी बताना है। इज नॉट एन इंडिविजुअल देन प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल of the natural person who are beneficial owner 5% or more of such person as on the date of application। तो जो भी मेंबर है उन वो उसमें से जो नेचुरल पर्सन है हु आर बेनिफिशियल ओनर 5% और मोर,
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में जो शेयर होल्डर 5% और मोर के बेनिफिशियल ओनर है, आप उसकी डिटेल यहाँ पर बताएंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट टैब था, ये टैब तो आपको टाइम बी से रिलेटेड भी पॉइंट समझ आ गया है कि जो भी मेंबर है वो इंडिविजुअल नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपनी है तो कंपनी के जो भी बेनिफिशियल ओनर है 5% और मोर की होल्डिंग रखते हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। मतलब कंपनी में, कंपनी मेंबर है ट्रस्ट में, तो कंपनी में या कोई फर्म है तो फर्म में जो पार्टनर है बेनिफिशियल ओनर, उनकी डिटेल देनी है। इसका ये मतलब है। देन नेक्स्ट है ऑपरेशनल डिटेल। ऑपरेशनल डिटेल में आपको डिटेल ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, योगा इंस्टीट्यूट, रिलीजियस प्लेस, एनी अदर इंस्टीट्यूशन बीइंग मैनेज्ड, कंट्रोल्ड, एडमिनिस्ट्रेड, ओन्ड बाय द एप्लीकेंट। तो जैसे एजुकेशन मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर स्कूल भी है, इनका कॉलेज भी है, तो उनको ये वाली डिटेल देनी है। तो इसमें क्या है, नेम देना है आपको। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है वो आपको देना है। रजिस्टर्ड मतलब कि इनके अंडर आता है, जिस जहां पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का। मेजर ऑफ एक्टिविटी क्या है, तो आपको स्कूल, कॉलेज, वो क्या है, योगा इंस्टीट्यूट है, रिलीजियस प्लेस है, या कोई एनी अदर इंस्टीट्यूशन है। फिर एड्रेस कहाँ पर ये बिलोंग करता है, वेदर ओन बाय एप्लीकेंट, जो स्कूल, कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, वो ओन्ड है या रेंट पे है, वहां का पर्सन इंचार्ज कौन है, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एप्लीकेंट हैज बिजनेस अंडरटेकिंग एज प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11(4), देन प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। अगर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, मतलब सोसाइटी जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के साथ साथ कोई आप बिजनेस भी रन करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट जो 11(4) में डिफाइन है, उसके तहत आता है, तो आपको उसकी डिटेल भी देनी है, सेम जैसे हमने अभी देखा। सबसे पहले तो ये बताना है कि उसके आप बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करते हैं कि नहीं, क्योंकि सेक्शन 11(4) बिजनेस अंडरटेकिंग का सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने को बोलता है। एड्रेस क्या है, सेक्टर क्या है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म है, कोई फर्म है, या कोई एग्रीकल्चर इनकम है, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन है आपको वो बताना पड़ेगा, जो भी बिजनेस अंडरटेकिंग है एडिशनल। उसके बाद सब सेक्टर उसी का ही ड्रॉप डाउन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ सब सेक्टर में भी शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म ही आएगा। फिर सिलेक्ट नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पर भी जो हमने सिलेक्ट करा वो आ जाएगा। तो बिजनेस अंडरटेकिंग 11 पॉइंट इज रिलेटेड टू बिजनेस अंडरटेकिंग। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if applicant has any income in the nature of profit and gain of business, then provide the following। कोई इनकम है जो कि बिजनेस एंड, देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था 11 वो बिजनेस अंडरटेकिंग से रिलेटेड था, और ये जो है ये कोई इनकम की बात करें, मतलब विद इन दी सोसाइटी एक इनकम है जो कि प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड है, तो आपको वो भी देना है। जैसे रिलीफ टू पुअर की बात करें तो रिलीफ टू पुअर में आप एजुकेशन देते हैं, तो साथ ही साथ वुमेन एजुकेशन है, तो वुमेन को आप सिलाई बुनाई की वो ट्रेनिंग देते हैं, तो सिलाई बुनाई के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको अगर आप बेच रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कहलाएगी, तो उसकी डिटेल आपको देनी है। whether the business is incidental to the attainment of objective, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया सिलाई बुनाई है, तो सिलाई बुनाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वुमेन को आप इंडिपेंडेंट बना रहे हो, उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो, तो सिलाई बुनाई के बाद कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे बैग हो गया, फोल्डर हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है, इट्स एन इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये इस प्रकार के
अगर बिजनेस है तो यस करके आपको फिर एड्रेस बताना है कहाँ ये परफॉर्म होता है, क्या उसकी बुक्स सेपरेटली मेंटेन होती है कि नहीं, सेक्टर किस पे कवर होगा, अगेन आपको सेक्टर देना है। यहाँ बिजनेस की बात करें, ऊपर बिजनेस अंडरटेकिंग की बात, बिजनेस अंडरटेकिंग मतलब साइड बाय साइड आप कोई दूसरा भी मेंटेन करते हैं। तो ये 11 और 12 में डिफरेंस था। 13 की हम बात करें तो डिटेल्स ऑफ ऑल अकाउंट हेल्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स आपने हेल्ड करे हैं उसमें से बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में आपने कुछ रखे हैं, तो ये सारे मतलब बेसिकली 13 पॉइंट इज रिलेटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको देनी है। बैंक अकाउंट में आईएफएससी, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकाउंट नंबर, ये देनी है। 14th है डिटेल ऑफ ऑल लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय द एप्लीकेंट। अगर आपके बैलेंस शीट में कोई ऐसा लैंड और बिल्डिंग है तो आपको उसकी डिटेल देनी है। डिटेल में हम बात करें तो डिटेल में एड्रेस ऑफ लैंड और बिल्डिंग बताना है, साइज क्या है, कितना स्क्वायर मीटर है, परचेज कंसिडरेशन क्या था, स्टैम्प ड्यूटी कितनी आपने पे करी है, मोड ऑफ एक्विजिशन क्या गिफ्ट में मिला है, एक्वायर, क्योंकि कोई डोनर्स है जो कि गिफ्ट में भी दे देते हैं, तो ये था या एक्वायर्ड था, और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये डिटेल्स आपको बतानी है 14 में। 15 की बात करें तो ये 15 वाला पॉइंट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव ही एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। क्यों? क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये जो 6 लिम्स है, जो लास्ट लिम है उसमें बिजनेस करने के लिए स्पेशली थ्रेशोल्ड बताया गया है 20% ऑफ द एंटायर टर्नओवर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अदरवाइज आप एजुकेशन लिम की बात करें, रिलीफ टू पुअर की बात करें, तो इसमें आप बिजनेस में कोई भी थ्रेशोल्ड परसेंटेज नहीं है। बट लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसमें स्पेसिफिकली 20% थ्रेशोल्ड परसेंटेज है। तो इस कारण ये जो फर्दर क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, वेदर इट इन्वॉल्व्स द कैरिंग ऑन ऑफ एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। अगर ये ऑब्जेक्टिव है एडवांसमेंट वाला और आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है। एंड और अगर आपने यस सिलेक्ट किया है तो जो एक्टिविटी का जो परसेंटेज है वो आपको फर्दर बताना है और रिसीट की डिटेल देनी है। यहाँ मेरे फ्रीज इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट टैब में ऑब्जेक्टिव में एजुकेशन सिलेक्ट किया। अगर मैं एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक सिलेक्ट करती तो ये फ्रीज नहीं होता। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशंस। 10 AB की बात करें तो ये बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है। डिटेल्ड फॉर्म इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए ग्रांट होना है। तो जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे इसका ऑडिट भी होगा। जो ऑफिसर है वो स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेगा। जैसे हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देखा था कि हमने अप्लाई किया और तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं होता रेगुलर में। यहाँ पर बकायदा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद ही रेगुलर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। अब नेक्स्ट जो टैब है वो डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इनकम एंड रिलीजियस एक्टिविटी। इसमें है हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। लास्ट असेसमेंट ईयर से अब मैं असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड ये फाइल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट असेसमेंट की बात है, हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। आज की डेट पे जो लास्ट असेसमेंट ईयर है वो क्या है? असेसमेंट ईयर 23-24। तो उसकी रिटर्न आपने फाइल किया, यस करके आपको लगानी पड़ेगी अटैचमेंट में। देन कॉर्पस की डिटेल देनी है अगर कॉर्पस है। फंड बेसिकली एसेट्स आप बैलेंस शीट उठा लीजिएगा, बैलेंस शीट से ये सारी चीजें फिल हो जाएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना है अदर देन कॉर्पस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, अदर लायबिलिटी कितनी है, नहीं है तो जीरो आप मेंशन करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कौन से बताने हैं? 11(5) वाले इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मेंशन इन 17। मतलब कि जो भी 11(5) के अलावा है वो आपको मैं बताने हैं। अदर एसेट्स कोई से हैं तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा और टोटल एसेट आ जाएगा। देन इनकम रिसीव्ड इन 3 previous years immediately preceding the previous year।
ये आप बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि जो हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो कमेंसमेंट से रिलेटेड है, कि कमेंसमेंट अगर हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर आपने प्रीवियस 3 इयर्स की डिटेल दे रहे हैं इनकम की, दैट मीन्स आपकी एक्टिविटी कमेंस हो चुकी है। तो इसका ध्यान से भरें, क्योंकि ये पॉइंट से ऑफिसर पकड़ लेते हैं। Whether the fund or the institution has incurred any expenditure of religious nature, religious activity नहीं तो religious nature का क्या होगा, जब अगर आपने religious activity ऑप्ट करा है फर्स्ट टैब में तो आप ये भरेंगे। नेक्स्ट है, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ 3 previous years immediately preceding the previous year in which application is made। तो जो भी प्रीवियस ईयर पे आप एप्लीकेशन फाइल करें उसके प्रीवियस 3 इयर्स की आपको डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये प्रीवियस ईयर मैं जब एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ वो है 24-25, तो इसके प्रीवियस इमीडिएटली प्रीवियस 3 इयर्स कौन कौन सा हो गया, फाइनेंशियल 23-24, 22-23, 21-22। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ 3 previous years immediately preceding the previous year in which application is made। तो एप्लीकेशन हम 24-25 में करें तो उसके पहले के 3 ईयर की डिटेल्स आपको देनी है। एंड लास्ट टैब है वो अटैचमेंट ऑफ वेरिफिकेशन का है। आपको ये जितने भी अटैचमेंट्स है ये सब लगाने हैं, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज होनी चाहिए, एंड उसके बाद आपको ओटीपी से सबमिट करना है। तो दिस इज फॉर्म 10 ए बी, बहुत डिटेल फॉर्म है, ध्यान से इसको भरे क्योंकि इसके बाद ही रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा। और जो फॉर्म आप भरेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि ऑफिसर ऑडिट जरूर करेगा। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।